कंडीशंस हैं कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म में, जो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म है, ठीक है ना, ये दोनों जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये दोनों इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट करते हैं, दे आर नॉट सेपरेट, है ना, दे आर नॉट एग्जिस्टिंग सेपरेटली, दे आर प्रेजेंस इन इक्विलिब्रियम। दोनों फॉर्म कहाँ होती है? इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट करती है, सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो हम कह सकते हैं टू फंक्शनल ग्रुप, टू फंक्शनल टू फंक्शनल आइसोमर्स isomers which are in which are in dynamic equilibrium dynamic equilibrium with each other, with each which either each other are known as what? Tautomerism. टोटोमेरिज्म, इसी को कहते हैं हम टोटोमेरिज्म, ठीक है ना। अब टोटोमेरिज्म में सबसे फेमस फॉर्म कौन सी है? कीटो और इनोल की, तो हमें बात इसकी करनी है, कीटो इनोल फॉर्म की। तो नेक्स्ट पॉइंट डाल रहा हूं मैं कि इन कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, इन कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, in ketoenol tautomerism there is a dynamic equilibrium, there is a dynamic dynamic equilibrium in between in between these two therefore it is also known as dynamic isomerism, therefore therefore it is also known as it is also known as dynamic isomerism, डायनेमिक आइसोमेरिज्म। क्या नाम दिया गया इसको? डायनेमिक आइसोमेरिज्म नाम दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो दोनों फॉर्म होती हैं वो दोनों फॉर्म सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और इन द मेजर केस आप ध्यान से अगर देखो तो किया क्या है मैंने इसके अंदर, यहां से एच को, यहां से एक एच को कहां तक मूव कराया है? ओ के पास लेके आया हूँ। ये जो एच है वो कहाँ गया है? नीचे की तरफ। तो प्रोटॉन को मैंने क्या कराया है? मोबाइल करा दिया है, प्रोटॉन को मूव करा दिया गया है। इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि जनरली इन मेजोरिटी in majority cases mobile atom is mobile atom is proton। so मोबाइल एटम कौन होता है? प्रोटॉन होता है। therefore therefore ketoenol is also known as ketoenol is also known as
व्हाट? डायनेमिक आइसोमेरिज्म, डायनेमिक आइसोमेरिज्म या प्रोटोनोट्रोपी, प्रोटोट्रोपी, तो प्रोटोट्रोपी जो बेटर रहेगा, इज नॉन एज प्रोटोट्रोपी, प्रोटो प्रोटोट्रोपी, क्या बोलोगे इसे? प्रोटोट्रोपी बोलेंगे, ठीक है ना, क्लियर। अब ये जो टोटोमेरिज्म होता है वो दो मीडियम में होता है, एसिड कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म एंड बेस कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म। बेस्ड कैटालाइज्ड कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म। तो बेस कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म क्या होता है? ध्यान समझिएगा मैकेनिज्म को। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, कीटो फॉर्म दे रखी है, जैसे कीटो फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ H दे रखा है, मीडियम क्या दे रखा है, बेस का। तो क्या होगा, इट कन्वर्ट इन CH2 डबल बॉन्ड COH, और यहाँ क्या लग गया, H, कीटोइनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है, तो यानी कि एरो का साइन इधर भी रहेगा, ठीक है, दैट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अब इसकी मैकेनिज्म को समझना है, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखिए अब, तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH, सबसे पहले क्या है, OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रहता है किसको, H को निकालने के लिए, और H ये वाला अल्फा कार्बन का H ज्यादा एसिडिक है, क्यों, H निकलने के बाद इसका कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग, ड्यू टू रेजोनेंस। तो जैसे ही यहाँ से H निकालेगा तो रिमूव क्या हो गया, H2, कार्बन के ऊपर क्या लग गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OH। अब यार कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो अनस्टेबल कंडीशन है ना, तो इस H को निकालने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। सो दिस स्टेप इज व्हाट, RDS। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो नियर अबाउट 48 आवर्स लगता है इसको, 48 आवर्स लगते हैं इस मिथाइल से इस H को निकालने के लिए। उसके बाद क्या होता है, ये तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, तो इसने क्या बना लिया, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। मीडियम बेसिक था, सोल्यूशन में कौन आ गया है, वाटर, तो वाटर वापस से H % लेके जाएगा, तो HOH, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव के पास H% जाएगा, देन इट कन्वर्ट इन व्हाट, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH एंड H। तो कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सुनिए, मीडियम बेसिक का है तो टोटोमेरिज में तो ये मूव करेगा, फिर से OH नेगेटिव आयन आएगा। अब मैं बैक डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, फिर से OH नेगेटिव आयन आएगा, तो OH नेगेटिव आयन फिर से H निकालेगा। आपके पास H एसिडिक कौन सा वाला है, O के पास जो H है, तो जैसे ही यहाँ से H निकालेगा इट कन्वर्ट इन व्हाट, H2 अगेन, और वहाँ क्या लग जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव और H आ जाएगा। रेजोनेंस कराएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा, CH2 नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड OH, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो हाईली अनस्टेबल कंडीशन है, तो वाटर से फिर से क्या ले लेगा, H ले लेगा, एंड इट कन्वर्ट इन व्हाट, अगेन दिस। तो कीटो इनॉल में और इनॉल कीटो में, तो अब देखा जाए तो परसेंटेज किसकी ज्यादा है, तो कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करता है 99.99% इस फेज में, और इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट करता है 0.01% केवल, ठीक है। तो ये है बेस कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म, और इन दिस रिएक्शन RDS इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, जो कार्बेनाइन है उसका बनना ही क्या है, RDS है।
ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं टोटोमेरिज्म के। अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो जैसे मान लो मुझे बेसिक मीडियम में टोटोमराइज कराना है, तो मैंने क्या किया कि ये लिया, ये कीटो फॉर्म, मीडियम कौन सा है, बेसिक मीडियम है। तो अल्फा कार्बन के पास यहाँ H रखा हुआ है, यहाँ H रखा हुआ है, यहाँ H रखा हुआ है, यहाँ H रखा हुआ है। तो डबल बॉन्ड को यहाँ लेके आओ और H को यहाँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं अब। तो देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OH आ गया, तो ये कीटो फॉर्म हो गई। और ये कौन सी फॉर्म बन गई, इनॉल। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कंडीशन दे रखी है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, यहाँ बेसिक मीडियम लेके आया, तो ये वाला कार्बन तो अब एसिडिक नहीं, ये वाला ज़्यादा है, ज़्यादा एसिडिक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, तो इससे क्या मिल जाएगा, दिस वन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लग जाएगा, OH। ये क्या बन गया, फिनॉल। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये एग्जिस्ट करता है 99.99%, और यहाँ पर कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करता है 0.1%। यानी कि है ना, टोटोमेरिज्म में कब कीटो फॉर्म स्टेबल हो जाएगी, कब इनॉल फॉर्म स्टेबल हो जाएगी, दे आर डिपेंड ऑन द बेस ऑफ वेरियस कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या होंगी वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म की। जो सबसे पहला टोटोमेरिज्म था वो कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ, है ना, टोटोमेरिज्म। क्लियर। तो अगर हम टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म की बात करें, टोटोमेरिज्म होते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म। टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म। तो देखो टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म की बात करें तो दूसरा होता है एमिडो एमाइड टोटोमेरिज्म। एमिडो एमाइडो एमाइड टोटोमेरिज्म। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एमाइड है, एमाइड होता है RC डबल बॉन्ड ONH2। मीडियम मैंने कहा था कुछ भी ले सकते हैं, एसिडिक या बेसिक, तो मैंने बेसिक मीडियम ले लिया। तो बेसिक मीडियम में यहाँ से H जाएगा, तो H नीचे जाएगा, डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा RCOH डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, क्लियर। और वापिस से बेसिक मीडियम में जाओगे तो वापिस से मीडियम बनेगा, तो इसे बोलते हैं इमाइड, है ना, और अमाइडो टोटोमेरिज्म। ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई कीटो इनॉल के बाद में। ठीक है, सेकंड होता है पैरा टोटोमेरिज्म। पैरा टोटोमेरिज्म होता है, पैरा पोजीशन से H निकल के टोटोमेरिज्म होता है, दैट इज कॉल्ड पैरा टोटोमेरिज्म। तो पैरा टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, ये आपके पास में कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। मीडियम कौन सा है, बेस का है, ये बेस वाला H यहाँ से निकलेगा और यहाँ से घूम करके H ऊपर चला जाएगा, तो इससे क्या मिलेगा, फिनॉल। ये ऐसे बन जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा, OH। तो पैरा पोजीशन से S निकाला गया। आप चाहो तो इसकी आप मैकेनिज्म में बता देता हूँ आपको, छोटी सी मैकेनिज्म देख लीजिए आप। देखो कंडीशन क्या थी कि ये ऐसे रखा हुआ था, दिस वन, यहाँ H है और यहाँ H है, क्या लिया आपने, OH नेगेटिव आयन लिया। OH नेगेटिव आयन हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिमूव व्हाट, H। तो जैसे ही वो H को निकालेगा इट कन्वर्ट इन दिस वन, ये ऐसे बन जाएगा, डबल बॉन्ड O H गया तो यहाँ क्या लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। क्लियर।
उसके बाद क्या होगा कि ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये इधर चला जाएगा रेजोनेंस कराने के लिए। तो इससे हमें क्या मिलेगा, दिस वन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ तो डबल बॉन्ड था ही सही, यहाँ क्या लग गया, ओ नेगेटिव चार्ज। और वाटर, क्योंकि यहाँ से ओ एस ने एच निकाला था तो यहाँ वाटर था सोल्यूशन में, तो वाटर इसको क्या दे देगा, वापस से एच दे देगा, क्योंकि मीडियम बेसिक का है। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये इसके ऊपर जाकर के अटैक कर देगा। तो जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा इट कन्वर्ट इन व्हाट, फिनॉल। ये फिनॉल में आ जाएगा और वापस से क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव वन। तो दैट इज कॉल्ड पैरा, ये भाई पैरा पोजीशन है, दिस पोजीशन इज नोन एज पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन से टोटोमेरिज्म हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, पैरा टोटोमेरिज्म। क्लियर है भाई? यस। ओके, और देखिए एग्जांपल इसके अंदर पैरा टोटोमेरिज्म में, जैसे ये पहला एग्जांपल था मेरा फर्स्ट पैरा टोटोमेरिज्म का, फर्स्ट एग्जांपल है ना। और एग्जांपल दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन वाला ही है ना पैरा पोजीशन हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, दिस वन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, सेम सिचुएशन है, मीडियम बेस का है, यहाँ से एच निकाल लेगा, ये वाला एच नेगेटिव चल जाएगा, फिर से वही रेजोनेंस होगा और कहानी कैसी बन जाएगी, यहाँ नाइट्रोजन है ही सही, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या लग जाएगा, OH। ये हो गया पैरा टोटोमेरिज्म। एक आपने पढ़ा होगा है ना, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, तो फिनोल ये टेस्ट देते हैं, तो वो फिनोल ये टेस्ट इस वजह से देते हैं, उसमें ये इंटरमीडिएट बनता है, दिस वन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या लग जाएगा, OH। आपके पास क्या दे रखा है, मीडियम बेस का दे रखा है, हीट करोगे तो यहाँ से H निकलेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, ये बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाएगा, तो पूरा घूमते 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 ही कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड N, और यहाँ डबल बॉन्ड O मिलेगा ऐसा। और फिर क्या होगा, वाटर से H ले लेगा ये, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं OH, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कुछ टोटोमेरिज्म की कहानी बताई, और भी बहुत सारी कैटेगरी है, धीरे धीरे देखते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ है ना, आपको उनके आंसर देने, आंसर ये देना है कि उसमें टोटोमेरिज्म है या नहीं है। देखो टोटोमेरिज्म होने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक एच चाहिए, अगर एसिडिक एच है अल्फा कार्बन के पास में तो टोटोमेरिज्म होगा, अदरवाइज टोटोमेरिज्म नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन, which of the following compounds undergoes undergo टोटोमेरिज्म। ठीक है ना, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज टोटोमेरिज्म। तो कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ मैं, जैसे ए है PHC डबल बॉन्ड OH, बी है PHC डबल बॉन्ड O PH, सी है डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 है। डी देखिए, ठीक है, दिस वन, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ऐसे बॉन्ड है, ठीक है ना, और यहाँ H दिया,
यहाँ CH3 है। और देखिए एग्जांपल, डी के बाद ई, ठीक है, दिस वन, दिस वन, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट एफ, एफ, दिस वन, जी, देखिए तो ये मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं। अब इसमें चेक करना है कि ना कि किस में टोटोमेरिज्म है या किस में टोटोमेरिज्म नहीं है। तो देखो एसिडिक एच को देखना आना चाहिए। अब तुम पहले वाले केस को ध्यान से देखो, तो पहले वाले केस को देखोगे तो यहाँ पीएच है। पीएच का मतलब क्या है, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन के पास इस वाले कार्बन पे एच तो रखा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सी डबल बॉन्ड ओ एच लग गया है। तो कीटो ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अब अल्फा कार्बन पे एच नहीं है तो रेजोनेंस होने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। भाई एच निकलेगा ही नहीं एसिडिक, अब एसिडिक एच नहीं रहेगा नहीं तो टोटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा, इट विल नॉट शो टोटोमेरिज्म। सेम यहाँ पे नहीं देगा। यहाँ पर भी ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, दोनों के पास क्या लगा हुआ है, CH3H है ही नहीं, तो ये भी नहीं दे पाएगा। अच्छा, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ H नहीं है, लेकिन इसके बाद फिर कॉन्जुकेशन भी है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और इसके बाद फिर यहाँ पर अल्फा कार्बन आपको का H दिखाई देगा आपको। तो यहाँ से होते हुए H निकल जाएगा, क्योंकि कॉन्जुकेशन मिल रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ से अगर H निकलता है तो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुकेशन हो जाएगा, तो इट विल शो टोटोमेरिज्म। तो या तो अल्फा कार्बन पे एच हो या कॉन्जुकेशन जा रहा हो, और कॉन्जुकेशन के पास वाला डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे एच दिख जाए तो भी टोटोमेरिज्म हो जाएगा। यहां पर भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहां पर देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा सा गेम फंसा हुआ है। यहाँ पे ये कीटो फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो ऊपर वाले अल्फा कार्बन तो हाइड्रोजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन याद करो मैंने पढ़ाया है ब्रिड्स रूल। ब्रिड्स रूल ये कहता है कि ब्रिज हेडेड sp2 कार्बन इज हाईली अनस्टेबल, तो वो यहाँ से एच निकालने नहीं देगा क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये भी नहीं देगा टोटोमेरिज्म ड्यू टू ब्रिड्स रूल। इट विल नॉट शो जीआई, सॉरी इट विल नॉट शो टोटोमेरिज्म, है ना। और ये ऑलरेडी किस फॉर्म में रखा हुआ है, इनॉल फॉर्म में रखा हुआ है, तो इनॉल फॉर्म बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में, सो इट विल व्हाट टोटोमेरिज्म। बोलो भाई, क्या मेरी बात आपको सुन आ रही है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अब बात आती है कंडीशन फॉर कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कीटो फॉर्म, है ना। बहुत अच्छी कंडीशन, ध्यान समझिएगा। कंडीशन कंडीशन फॉर कीटोइनॉल कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म, condition for ketoenol tautomerism in presence of alpha hydrogen in ketone form, इन कीटोन फॉर्म। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडीशन फॉर कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कीटोन फॉर्म, तो मेरे पास ये कीटोन फॉर्म है, जिससे कीटोन फॉर्म,
ये कीटोन फॉर्म है, और यहाँ क्या रखा हुआ है OH। ध्यान समझिएगा गेम को, ये कीटोन फॉर्म है। सॉरी, ये कीटोन फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। और यहाँ पर क्या रखा हुआ है मेरे पास में, एक H भी रखा हुआ है, ये H रखा हुआ है। मीडियम किसका था आपके पास में, बेसिक मीडियम था। तो बताओ अगर बेसिक मीडियम है तो जो OH है वो इस वाले H को निकाल लेगा, ठीक है ना। जैसे ही वो इस H को निकालेगा, बताओ कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो H गया तो नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये बॉन्ड टूट कर ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज ऊपर गया तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, वहां ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, OH दिखाई देगा। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा। समझ आया से, ठीक है, क्लियर। अब क्या है कि ये ऑक्सीजन अगर यहाँ बैक बॉन्डिंग करता है, तो बताओ अगर ये ऑक्सीजन यहाँ बैक बॉन्डिंग करता है, भाई टोटल करा दे, बेसिक मीडियम अपने पास है ही सही, H यहाँ से निकाल लो। तो जैसे ये बैक बॉन्डिंग करेगा, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ जाएगा, तो H यहाँ पहुंच जाएगा। तो इससे क्या मिल जाएगा तुम्हें, इससे क्या मिल जाएगा, यहाँ तो मिल जाएगा OH और यहाँ मिल जाएगा डबल बॉन्ड O। तो देखो क्या कीटो फॉर्म, भाई अगर मैं इस कार्बन को कायरल कर दूं, इस कार्बन को कायरल कर दूं, तो आप एंड तक देखो कि जो पहले कायरल मतलब, सॉरी कायरल मतलब इसको है ना, मैं आइसोटोप्स ले लूं, कार्बन 14 कर दूं, तो ये वाला कार्बन जो पहले OH जुड़ा हुआ था, अब वो किससे जुड़ गया, कीटो फॉर्म से। और जो पहले कीटो फॉर्म से जुड़ा हुआ था, अब वो किससे जुड़ गया, अल्कोहल से। तो दैट मीन्स इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस, जिसमें है ना कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होता है, अल्फा हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में, जब कीटो फॉर्म में वो टोटोमेरिज्म करा देता है अपने आप को। क्लियर। इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। दैट्स कंपाउंड इज ऑन व्हाट, अल्फा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, MS का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 या 15 होगा, चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब समझिए बात ध्यान से कि इन केस ऑफ, है ना, बेसिक मीडियम हमने बात करी थी। तो अगर हम कहें, नोट देखिए एक छोटा सा, इन दिस केस, in this case we do not take more acidic hydrogen, more acidic hydrogen, because because it does not take off, it does not, it does not takes off takes off the equilibrium equilibrium in forward direction, in forward forward direction, forward direction। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, और एग्जांपल देखिए, वही बात करेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स की। तो एक और एग्जांपल देखिए, मैंने लिया PH C डबल बॉन्ड O CHOH एंड CH3। अब देखो ध्यान से, ये कीटो फॉर्म है, तो ये अल्फा कार्बन का H यहाँ पर है,
तो क्या करना है, H निकालना है। नेगेटिव चार्ज अंदर लेके जाऊंगा इस चार्ज, इसको यहाँ से H निकालने के बाद इसको अंदर लेके, इसको ऐसे दिखा देता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख दूँ, इसको ऐसे लिख देते हैं C और H। तो जो बेस होगा वो यहाँ से ऐसे लेके जाएगा, तो ये अंदर जाएगा और ये बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाएगा। तो बताओ पहले इससे क्या बना लूंगा मैं, बोलिए क्या बनाऊंगा, PHC ऊपर OH डबल बॉन्ड C, यहाँ भी OH और यहाँ क्या लग जाएगा CH3। फिर क्या होगा कि जो बेस होगा है ना, वो यहाँ से H निकाल लेगा, जैसे H निकालेगा ये, या सॉरी यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ बैक बॉन्डिंग करेगा, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ जाएगा, यहाँ H लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, PH CH OH एंड C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये भी वही कहानी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ध्यान समझना। तो एक तो कैटेगरी थी कि यार टोटोमेरिज्म होता क्या है, तो ये तो हो गया आपका, है ना, टोटोमेरिज्म की कहानी क्या होती है, उसमें भी हमने कीटोइनल टोटोमेरिज्म की बात करी, टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म की बात भी कर ली। अब बात आती है कि अगर मैं जो बेस था उसमें OH को ना लेकर के अगर मैं OD ले लूं, भाई H की जगह D ले लिया, जब भाई वाटर होता है H2O और हैवी वाटर क्या होता है D2O, तो बेस ऐसी क्या होता है OH नेगेटिव आयन। अब OH नेगेटिव आयन की जगह मैंने क्या ले लिया, OD, तो वो क्या करता है, H को रिप्लेस करता है। तो इस टॉपिक को हम एक नए नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय ड्यूटेरियम, या इसी को कुछ बुक्स में बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय ड्यूटेरियम। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय ड्यूटेरियम, है ना, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है और किससे हो रहा है, वो ड्यूटेरियम से। इसी को हमने क्या नाम दे दिया, ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन, है ना। और ये रिएक्शन तब तक स्टॉप नहीं होती है जब तक कीटो फॉर्म के पास वाला कार्बन, अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट सारे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस नहीं हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं समझा दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल लिखा था, ये लिखा था CH3, यहाँ लिखा था C डबल बॉन्ड O और यहाँ लिखा था H, और हमने यहाँ पर बेस की जगह क्या डाल दिया, यहाँ पर OD नेगेटिव, OH नेगेटिव की जगह OD नेगेटिव है। तो ये रिएक्शन कब तक चलती रहती है, ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक कि सारे H D से रिप्लेस नहीं होते, CD3C डबल बॉन्ड O और H, लेकिन अल्फा कार्बन का, ये वाला कार्बन का H रिप्लेस होता है। अब ऐसा क्यों हो पाता है, देखो आप स्टार्टिंग का लेक्चर जब देखो शुरू से देखोगे तो आपको मैंने एक बात पहले बता दिया था कि जो कीटोइनॉल फॉर्म होती है ना, उसमें कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जनरली देखो कीटो फॉर्म कितने परसेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, 99%, और 99.99%, और इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट करता है केवल कितना, 0.01%। तो ध्यान समझो, मीडियम आपके पास किसका है, ओडी का, मीडियम किसका है, ओडी का, सोल्यूशन किसका है, डीओडी का। तो पूरे सोल्यूशन में डीओडी भरा हुआ है विद ओडी नेगेटिव आयन। तो अगर आप मैकेनिज्म को समझो थोड़ा ध्यान से, तो होगा क्या, यही तो कहानी है इसके अंदर। देखो डीओडी रखा हुआ है, डीओडी मोडी रखा हुआ है, तो अगर तुम इसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा हो पाया है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, बताओ OD क्या करने आएगा, OD तो H को लेने आएगा, इस वाले H को, वो H को लेके चला गया, तो बन क्या गया, HOD। अब यार सॉल्यूशन तो DOD का है और उसमें एक HOD है, तो इसका तो कोई खास इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो कार्बन के ऊपर क्या लग गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ कौन आ गया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ कौन आ गया, H। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस हुआ तो उसने क्या बना दिया,
CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या लग गया O नेगेटिव आयन, और यहाँ क्या लग गया H लग गया। अब हमें पता है कि रिएक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रहता है, तो जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग करेगा ये बॉन्ड वापस से टूटेगा, और जैसे ही कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बताओ कार्बन किसको कॉल करेगा भाई, वापस से हमारा H दो, लेकिन H तो एक ही था ना, सोल्यूशन तो किसका है DOD का, तो कॉल करने पर पहुंच कौन गया DOD, और DOD बॉन्ड टूटा तो यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव ये जाकर के यहाँ अटैक कर देगा, तो एक H देखो रिप्लेस हो गया, क्या आंसर आ गया CH2, यहाँ D लग गया और यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या लग गया H लग गया। अच्छा फिर सॉल्यूशन में कौन रखा हुआ था OD नेगेटिव है, अब OD नेगेटिव फिर आया H को निकालने के लिए, अब यहाँ पर D भी है और यहाँ पर H भी है, तो CD बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू CH बॉन्ड की, तो वो D से H को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, D को नहीं रिमूव कर पाएगा, किसको रिमूव कर लेगा वहां से H को रिमूव कर लेगा, अब H बाहर गया तो क्या बन गया CH D नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O H लग गया, फिर से कौन बाहर आ गया, एक और HOD बाहर आ गया, फिर से क्या हुआ ये बॉन्ड अंदर गया रेजोनेंस की वजह से, ये बॉन्ड बाहर गया, तो बताओ क्या मिल गया यहाँ से, यहाँ मिल गया CH, यहाँ D डबल बॉन्ड C O नेगेटिव और यहाँ क्या लग गया H, फिर से बैक बॉन्डिंग, फिर नेगेटिव चार्ज आया, फिर D नेगेटिव CH नेगेटिव, यहाँ कौन बन गया C डबल बॉन्ड O और H, फिर ये कॉल कर रहा है भाई H वापिस है अपना, लेकिन H तो फिर कम है, तो फिर इस कॉल पे कौन चला गया, फिर DOD चला गया, फिर ये बॉन्ड टूटा, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, जाकर के D ने अटैक कर लिया, D ने अटैक कर लिया तो आंसर क्या आ गया, यहाँ D CH, फिर यहाँ भी D और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर क्या लग गया H, अभी भी एक H बचा हुआ है, फिर OH आया, OD आया सॉरी, फिर किसको लेके चला गया H को, फिर बाहर कौन आ गया, एक और HOD आ गया बाहर, अब क्या रहेगा DC नेगेटिव और यहाँ D, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या आ गया H आ गया, अभी अंदर जाएगा ये बॉन्ड टूट के बाहर निकल जाएगा, बताओ क्या जाएगा DC डबल बॉन्ड CO नेगेटिव एंड D और यहाँ क्या लग गया H, जैसे ये बैक बॉन्डिंग करेगा फिर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे ही कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा इट कन्वर्ट इन DC नेगेटिव D एंड C डबल बॉन्ड OH, फिर इसने कॉल किया, फिर कौन पहुंच गया DOD फिर आ गया, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसने जाकर के अटैक कर दिया और आंसर क्या आ गया CD3, तब तक रिएक्शन नहीं रुकी जब तक कि सारे H रिप्लेस नहीं हो पाए, और आंसर क्या गया CD3 C डबल बॉन्ड OH। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है, जो कीटो फॉर्म के पास अल्फा कार्बन होता है ना, उसके सारे H को या एसिडिक हाइड्रोजन जो भी टोटोमेरिक में जा सकते हैं ना, उसके सारे H को D से रिप्लेस कर दो, बस इसी को बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन। जेईई मेंस का क्वेश्चन तो बहुत पुराना क्वेश्चन है खैर, है ना, 2012-13 14-15 के आसपास का है ना, 12-13-14 के आसपास का क्वेश्चन नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो that topic is known as what, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ड्यूटेरियम है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन, और तब तक ये रिएक्शन नहीं रुकती जब तक कि वो एसिडिक H सारे D से रिप्लेस नहीं हो जाते हैं। बोलो भाई, इट इज क्लियर? यस। ठीक है, तो अब जैसे कि कुछ और है ना कंडीशंस की बात कर देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे इसका आंसर लिखना है हमें, मैंने लिखा है ये साइक्लोपेंटेन है, यहाँ डबल बॉन्ड O है और यहाँ DOD है इन प्रेजेंस ऑफ OD, तो ये अल्फा कार्बन का H है, ये भी अल्फा कार्बन का H है, ये भी अल्फा कार्बन का H है, ये भी अल्फा कार्बन का H है, तो कितने H रिप्लेसेबल है इसके अंदर, 4H रिप्लेसेबल है, तो जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ D लगा दो, यहाँ D लगा दो, यहाँ D लगा दो और यहाँ D लगा दो, ये हो गया ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है ना, तो आप ट्रिक चाहो तो याद कर सकते हो कि H निकालने के बाद जहां जहां नेगेटिव चार्ज आता है ना, वहां वहां के H को रिप्लेस करके तुम है ना D ऐड कर सकते हो,
तो हम लिख सकते हैं नोट, नोट इंपॉर्टेंट है, नोट इन केस ऑफ ketones, in case of ketones, alpha hydrogen is replaced by D. Other case, in other case, where the negative charge comes, where the negative charge comes, replaced by D. क्या मतलब होता है इसका, है ना? कीटो अगर जनरली केवल कीटोन फॉर्म दे रखी है तो कीटोन में जैसे मान लो सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया, मैंने लिखा यार ये कीटो फॉर्म दे रखी है, कीटोन फॉर्म दे रखा है, मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ लिखा CH3। तो इस केस के लिए तो ये भी अल्फा कार्बन है भाई, ये भी अल्फा कार्बन है। तो इस केस में सीधे सीधे आपको क्या करना है कि अगर मैंने OD इन प्रेजेंस ऑफ DOD लिखा हुआ है तो सारे H को रिप्लेस कर दो, तो CD3 बन जाएगा। CD3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड CD3 आ गया, 6H रिप्लेस होकर के आ जाएंगे आंसर में। लेकिन अगर आपका सिंपल कीटोन नहीं दे रखा है ना, तो जैसे मैंने लिखा है CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर यहाँ पर CH3, ऐसा केस दे रखा है। तो देखो ऐसे केस में तुम्हें क्या करना होगा, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, DOD ये तो अल्फा कार्बन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये तो जाएगा ही जाएगा। अब यहां पर क्या है कि यार ये कॉन्जुकेशन में है, यहां तक कॉन्जुकेशन है, तो यहां से H निकालो पहले। जब तुम यहां से H निकालोगे तो हाइपोथेटिकली यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब वो नेगेटिव चार्ज जब घूमेगा तो अगला नेगेटिव चार्ज यहां दिखाई देगा तुम्हें, तो यानी कि ये वाला HD से रिप्लेस होगा, ये वाला HD से रिप्लेस हो जाएगा, और ये वाला 3H भी D से रिप्लेस हो जाएगा। तो जो आंसर लिखोगे ना वो लिखोगे CD3 C डबल बॉन्ड O CD डबल बॉन्ड CH एंड CD3। क्लियर? तो रिप्लेसेबल H कितने हुए, 3 + 1 4, 4 + 3 7। तो इंटीजर क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मेरी बात सुन आ रही है आपको? yes. ठीक है ना? तो जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप बताइए इसमें कितने, है ना, H रिप्लेसेबल है, काउंटिंग बताइएगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिखा है दिस वन, ये दे रखा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ CH3 है, और मैं रिएक्शन करा रहा हूँ OD नेगेटिव एंड DOD से। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, ये ले लेते हैं OH एंड दिस वन। ठीक है, जरा एक बार सॉल्व करिए। अगर इसकी बात करेंगे तो ये कीटो फॉर्म है, देखो ध्यान समझो, ये कीटो फॉर्म है। अगर ये कीटो फॉर्म है तो डबल बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड रखा हुआ है तो कॉन्जुकेशन है, तो यहाँ तक पहुंचोगे, तो ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। तो यहाँ से HD से रिप्लेस हो सकता है, यहाँ से HD से रिप्लेस हो सकता है, और यहाँ से HD से रिप्लेस हो सकता है। अब
समझो जैसे यहाँ से H जब जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, और ये बॉन्डिंग करेगा तो एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी आएगा इस जगह पर, तो यहाँ वाला H भी D से रिप्लेस हो सकता है। तो आंसर देखिएगा क्या आएगा इसके अंदर। यहाँ आएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ लगेगा D, डबल बॉन्ड C, D3, यहाँ लगेगा D और यहाँ भी लग जाएगा D, और यहाँ भी लगेगा D और यहाँ भी लगेगा D। तो बताओ कितने H रिप्लेस हुए D से? बोलो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं 8 D से। अच्छा इस वाले केस की बात करो यार, इस वाले केस में ये वाला H निकल सकता है, और H निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज वो घूमेगा तो ऑर्थो पर चार्ज लेके आएगा, और चार्ज कहाँ लेके आएगा? पैरा पर चार्ज लेके आएगा। तो जहां जहां नेगेटिव चार्ज वहां D, तो O के साथ यहाँ D, और कहाँ D लगेगा? जहां नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ D लग जाएगा, यहाँ D लग जाएगा, और यहाँ D लग जाएगा। तो टोटल एक्सचेंज जो होंगे वो कितना जाएंगे? 4। दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शंस। ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज की कहानी हो गई आपकी। इट इज क्लियर? Yes, sir. अब लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर रहता है ना, ये होता है कि हाउ टू डिसाइड इनॉल कंटेंट। यार कीटो फॉर्म स्टेबल कब होती है, इनॉल फॉर्म स्टेबल कब होती है? तो जनरली आप देखो, मैंने एक जगह, मैंने पहले वाले केस में आपको बताया था शुरू में ही कि यार कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आप टोटोमेरिज्म में देखिए, जब बेसिक मीडियम में कराया था तो मैंने लिख दिया था कि कीटो फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है 99.99%, इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है 0.01%। लेकिन एक केस मैंने इसके नीचे कराया था, ये फिनॉल वाला। तो फिनॉल वाले में फिनॉल एग्जिस्ट करके 99.99%, और इसकी कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करके कितनी? 0.01% सिर्फ। तो यार ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि यार कीटो इनॉल में कब कौन सी फॉर्म मेजर बन जाएगी, हमें कैसे पता लगेगा कब कीटो फॉर्म स्टेबल है, कब इनॉल फॉर्म स्टेबल है? तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग यही है, हाउ टू डिसाइड, है ना, इनॉल कंटेंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनॉल कंटेंट? कि इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी कीटो फॉर्म से ज्यादा आ जाए। हाउ टू डिसाइड इट? तो नेक्स्ट, how to decide enol content in keto enol tautomerism। हाउ टू डिसाइडेड इनॉल कंटेंट इन कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। तो यार एक चीज समझो आप ध्यान से, देखो किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी, याद करो थर्मोडायनेमिक्स, किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते थे? डेल जी से। डेल जी से अगर किसी रिएक्शन का डेल जी जो है वो नेगेटिव आ गया, तो अगर डेल जी नेगेटिव आ गया है ना, तो आप कह दोगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर डेल जी पॉजिटिव हो गया तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? तुरंत बैकवर्ड हो जाएगी। तो मैं कहूं कि कीटो इनॉल फॉर्म में कौन सी फॉर्म बनेगी, तो दे आर डिपेंड ऑन द बेस ऑफ व्हाट? डेल जी। वो डेल जी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कीटो, मैंने लिखा कीटो फॉर्म, और कीटो फॉर्म को कन्वर्ट किया मैंने इनॉल फॉर्म में, इनॉल फॉर्म में। और मैंने ऐसे ही, ऐसे रफली बता रहा हूँ आपको, मैंने इसका जो डेल जी बताया वो ये बताया आपको, प्लस 11.2 किलो जूल पर मोल, ये बताया मैंने आपको। तो आप डेल जी पॉजिटिव देखते तुरंत क्या बोलोगे? बोले सर ऐसा है, रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो बैकवर्ड होगी। तुरंत देखते ही बोल दिया तुमने। क्यों देखते ही बोल दिया तुमने? क्यों? डेल जी पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? बैकवर्ड होगी। तो यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। हो सकता है कीटो फॉर्म 99.99% एग्जिस्ट कर रहा हो, और इनॉल फॉर्म कितना परसेंट एग्जिस्ट कर रहा हो? 0.01%। तो यार ये एक्सपेरिमेंटल हमने पता लगा लिया। और तरीका भी हो सकता है कि अगर मैं कहूं कि कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो रही है इनॉल फॉर्म में, और उसका जो डेल जी लिखा गया है वो लिखा गया -11.2 किलो जूल
पर मोल। अगर ऐसा हुआ तो जो रिएक्शन की डायरेक्शन होगी ना, बताओ भाई, क्या वो अब बदल जाएगी? अब वो कहाँ आ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं ये कह सकता हूँ कि यार देखो, ऐसा हो सकता है कि ये एग्जिस्ट कर रहा हो 0.01% में केवल, और ये एग्जिस्ट कर रहा हो 99.99%। तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड हो जाएगी। तो यानी कि एक तो तरीका ये होता है कि एक्सपेरिमेंटल आप देख लो भाई सब, ठीक है ना? तो ठीक है भाई, ये तो एक्सपेरिमेंट से पता लग ही जाएगा, डाटा देख करके तो खेल समझ में आता ही है। लेकिन क्या यही एक कॉन्सेप्ट है? तो मैंने कहा नहीं नहीं, यही तो कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, और भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो और कौन से कॉन्सेप्ट है? देखो ध्यान से, ये पहला पार्ट था अपना, नो डाउट ये फर्स्ट पार्ट था, ये थर्मोडायनेमिक्स ने बताया अपने को। दूसरा जो तरीका है अपने पास में, वो है कि यार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चेक कर लें। अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चेक कर ले तो हमारा काम बन सकता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो सीओ बॉन्ड एनर्जी, सी डबल बॉन्ड ओ, सीओ बॉन्ड एनर्जी is higher than CC bond energy, CC bond energy। जो CO बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है ना, कंपैरेटिवली CC बॉन्ड एनर्जी के। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि, ध्यान समझिएगा, मैंने लिखा एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, यहाँ है CH3, यहाँ है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है H। तो यहाँ CO बॉन्ड है। यहाँ हम कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं? CO बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम। तो जनरली CO बॉन्ड, और जब तुम इसको बेसिक मीडियम में टोटोमराइज कराओगे, बेसिक मीडियम में टोटोमराइज कराओगे, तो इट कन्वर्ट इन CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा H, ये नॉन फॉर्म बन गया। तो इसका कंपैरिजन तुम इससे कराओगे, इस वाले से। तो यहाँ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है और यहाँ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, तो CO बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। तो अगर तुम्हें इसको ब्रेक करना है, इस वाले को बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यानी कि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो प्रोसेस क्या बन रहा है? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? बताओ। और एंडोथर्मिक का मतलब अगर तुम एनर्जी नहीं दोगे तो ये रिएक्शन आगे जाएगी ही नहीं, यानी कि ये बैक साइड में रहेगी। तो इससे क्या मतलब समझ रहा है कि यार इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा एग्जिस्ट कर रही, ज्यादा स्टेबल हो गया, और ये क्या हो गया? कम स्टेबल है। तभी तो ये है ना आगे नहीं जा रही है, क्योंकि सीओ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू सीसी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। तो आपको बॉन्ड एनर्जी एनर्जी देखनी आनी चाहिए, ठीक है ना? जो सीसी बॉन्ड एनर्जी है वो अप्रोक्स होता है 180, है ना, 1870 किलो जूल पर मोल के आसपास, और जो इनॉल फॉर्म की होती है वो लगभग 1820 किलो जूल पर मोल के आसपास है। तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे भी देखा जा सकता है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, बोले सर अगर ऐसा है तो फिर एक बात बताइए, एक क्वेश्चन समझाइए हमें, कि जैसे मान लो कि ये मेरे पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, टोटोमराइज किया आपने। तो टोटोमराइज किया तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कीटो से इनॉल फॉर्म में। अब ध्यान समझना, तो यहां पर ये सीओ बॉन्ड है और यहां पर कौन सा बॉन्ड है? ये सीसी बॉन्ड है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि सीओ बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है, तो यानी कि इसमें भी कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था? कीटो फॉर्म। लेकिन इस बार कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी कम हो गई और इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल में जैसे ही मॉलिक्यूल्स ने कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करा, जैसे ही उसने इनॉल फॉर्म बनाया, वो तुरंत क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। बताओ ये सुनो, क्या ये एरोमेटिक दिखाई दे रहा है आपको? क्या फिनोल एरोमेटिक है? बताओ। और Yes. एरोमेटिक होने की वजह से इसने अपनी एनर्जी कुछ
रिड्यूस कर दी, कम कर लिया अपनी एनर्जी। तो कम करने से एनर्जी बढ़ाई, एनर्जी एनर्जी क्या कर ली उसने, कम कर ली, क्योंकि कुछ एनर्जी निकाल दी। कौन सी एनर्जी निकाल दी, रेजोनेंस एनर्जी निकाली उसने। तो रेजोनेंस एनर्जी निकाली, तो बताओ स्टेबिलिटी क्या हो गई इसकी, बढ़ गई। और स्टेबिलिटी बढ़ गई तो अब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी किधर देनी पड़ रही है, बताओ, फिनॉल की तरफ। तो इसलिए जो डायरेक्शन होगा अब वो क्या हो गया, फॉरवर्ड चला गया। डायरेक्शन कहां चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन चलेगी। अरे सुनो, बोलो भाई। Yes. और कौन सा कंटेंट बढ़ गया, इनॉल कंटेंट बढ़ गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि तीन कंडीशन ध्यान रखनी है इनॉल कंटेंट के लिए। फॉर इनॉल कंटेंट, पहला पॉइंट बॉन्ड एनर्जी, दूसरा पॉइंट एरोमेटिसिटी, और तीसरा पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ये बढ़ रहा है ना, तो ही आपका इनॉल कंटेंट बढ़ेगा, अदरवाइज इनॉल कंटेंट नहीं बढ़ेगा। ये इनमें से अगर सीसी बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, सीसी बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाए तो आपका इनॉल कंटेंट बढ़ जाएगा। एरोमेटिसिटी आ जाए मॉलिक्यूल्स में, है ना, तब आपका इनॉल कंटेंट बढ़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो आपका इनॉल कंटेंट बढ़ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बढ़ाता है इनॉल कंटेंट को, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, उससे पहले है ना कुछ क्वेश्चंस कर लें पहले, ऑन द बेस ऑफ एरोमेटिसिटी। जैसे इसका टोटल कराओ आप। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है दिस वन। इसका भी टोटल कराइए, ठीक है। तो अगर पहले वाले का अगर हम रेजोनेंस कराते हैं तो ये है H, ये है H, और यहाँ पर ये H है और ये H है। तो ऊपर वाले का टोटल मेजर इससे करा दो, नीचे वाले का टोटल मेजर इससे करा दो, तो इट कन्वर्ट इन व्हाट, एरोमेटिक। ठीक है। तो ये इसमें भी इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और अगर इसकी बात करोगे तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से ये H रखा हुआ है और यहाँ पर भी H रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से H को यहाँ लेके जाता हूँ और ये डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर देता हूँ। तो इससे क्या मिल जाएगा, ये रिंग बन जाएगी। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ क्या लग जाएगा O, और यहाँ लग जाएगा H, और यहाँ क्या है डबल बॉन्ड O। तो दो बातें, एक तो पहली बात तो ये है ना, एक कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड है, ऊपर से डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये मोर स्टेबल कर लेगा अपने आप को। और मोर स्टेबल होने की वजह से इसका भी इनॉल कंटेंट क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। क्लियर।